नमस्कार। मैं डॉक्टर भावना तिवारी कर्नाटक। आज मैं फॉरेस्ट्री की अन्य ब्रांचों की स्टडी करने से पहले यहाँ पे फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी। फॉरेस्ट एक ऐसा बड़ा एरिया है जिसमें कि हर्ब लेयर, शर्ब्स लेयर और ट्री लेयर्स ग्रो करती हैं। हर्ब लेयर वो होती है जिसमें कि हमें ग्राउंड वेजिटेशन में जो मिलती है, जैसे कि ग्रासेस। श्रब्स लेयर बुशी लेयर्स होती हैं जिनमें कि ब्रांचिंग पैटर्न तने के निचले हिस्से से ही शुरू हो जाता है और बुशी स्टेज में हमें मिलती हैं। और उसके बाद हमें मिड कैनोपी, अंडर कैनोपी मिलती है, जो कि जैसे इमेच्योर ट्रीज़ या छोटे ट्रीज़ होते हैं वो अंडर कैनोपी में आते हैं। और उसके अलावा हमें मेन कैनोपी मिलती है जो कि डोमिनेटेड स्पीशीज़ होती है किसी फॉरेस्ट की, और उसकी जो टॉप लेयर जो बनती है कैनोपी की, उसको हम कहते हैं कैनोपी लेयर। फॉरेस्ट की जो स्टडी है उसी को हम फॉरेस्ट्री कहते हैं। फॉरेस्ट की बहुत सारी डेफिनेशंस स्लाइड में बताई गई हैं कई रिसर्चर्स के द्वारा या साइंटिस्ट के द्वारा। फॉरेस्ट को हम कई तरीके से विभाजित कर सकते हैं। क्योंकि हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ओरिजिन के बेसिस पे अगर हम फॉरेस्ट को डिवाइड करें तो दो टाइप का हमको मिलेगा। एक तो मिलता है हाई फॉरेस्ट एंड कॉपस फॉरेस्ट, और एक होता है प्योर एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट। तो हाई फॉरेस्ट होता है जनरली जो कि सीड के द्वारा उत्पन्न हुआ हो या बीज के द्वारा उत्पन्न हुआ हो। कॉपस फॉरेस्ट जो कि वेजिटेटिव पार्ट से प्रोड्यूस किया गया हो। इसके अलावा जो मिक्स फॉरेस्ट होता है वो 2 और मोर देन 2 स्पीशीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। कम से कम 80% से ज़्यादा स्पीशीज़ इसमें मिक्स होनी चाहिए, तभी उसे हम मिक्स फॉरेस्ट कहेंगे। और अगर हम प्योर फॉरेस्ट की बात करते हैं तो अगर 80% से ज़्यादा या 80% तक हमें सिंगल फॉरेस्ट एक स्पीशीज़ मिलती है, इंडिविजुअल स्पीशीज़ का फॉरेस्ट मिलता है, तो उसे हम प्योर फॉरेस्ट कह सकते हैं। चैम्पियन इन शेड्स के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट टाइप 16 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से कि मेजर जो होते हैं वो 5 ग्रुप्स में डिवाइड हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, सब एल्पाइन फॉरेस्ट एंड एल्पाइन स्क्रब्स। नाउ नेक्स्ट होती है डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें ट्रीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ट्री होता क्या है। तो ट्री को जानने के लिए हमें, क्योंकि हम सिल्वीकल्चर की बात करते हैं या फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम टिम्बर को अगर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करें, क्योंकि वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग ट्री की अगर बात करें तो ट्री की मॉर्फोलॉजी को हम सबसे पहले देखेंगे। तो ट्री की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, जो कि हमको आँखों से ट्री दिखाई दे रहा है, यानी कि बाह्य आकारी की। ठीक है, हम जैसे भी आँखों से आप ट्री को देख रहे हैं वो आप उसको मॉर्फोलॉजिकली स्टडी कर रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली ट्री में हमें क्या क्या दिखाई देता है। एक तो बिलो ग्राउंड लेवल हमें रूट सिस्टम हम देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। उसके ऊपर जब आते हैं तो स्टेम बनता है, तो स्टेम की स्टडी करते हैं। एक सर्टन हाइट तक जब स्टेम ग्रो कर जाता है तो जो फर्स्ट ब्रांच अपीयर होती है, फर्स्ट ब्रांच से टॉप तक, तो फर्स्ट ब्रांच से टॉप तक जो अपीयरेंस बनती है उसको हम क्राउन कहते हैं, जिसमें कि फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती है। फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग उसमें हमारी आती है। तो क्राउन, स्टेम पोर्शन को हम बोल भी कहते हैं, स्टेम और ट्रंक और रूट। तो अगर हमें क्लियर स्टेम मिल रहा है या क्लियर बोल मिल रहा है तो हम कहेंगे कि कमर्शियली ट्री जो है सुपीरियर क्वालिटी का है। अगर कहीं पे कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है तो उसे हम सुपीरियर क्वालिटी में नहीं लाते। तो डिफॉर्मिटी के कई कॉजेज़ हो सकते हैं। जैसे स्टेम में कभी डिफॉर्मिटी आती है तो वो आ सकती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आ सकती है, इडेफिक हो सकते हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके बायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन जो डिफॉर्मिटी आती है वो हमारे जो ट्रंक में क्या होता है कि एक वाउंड सा बन जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो डॉर्मेंट बड्स होती हैं वो स्प्राउट नहीं कर पाती हैं, वो फुली नहीं ग्रो कर पाती हैं और अंदर ही रह जाती हैं। बट किसी स्टेज पे जब ट्री ग्रो कर रहा होता है तो उसमें से क्या होती है, कुछ ब्रांचिंग पैटर्न अराइज हो जाता है और उसमें लीफ आ जाती है। तो इस तरीके की जो ब्रांचेस होती हैं वो एपिकॉर्मिक ब्रांचेस में आ जाती हैं। इसके अलावा फ्लूटेड स्टेम
और बटरसेस स्टेम हमारे दिखाई देते हैं कई ट्रीज़ में हमें। तो जो बटरसेस स्टेम होते हैं वो स्वलन बॉडीज़ होती हैं जो कि जस्ट रूट से ऊपर हमें उभरी हुई दिखाई देती हैं ट्रीज़ में। और फ्लूटेड स्टेम वो होते हैं जिनमें कि लंबे डंडे के आकार के हमें स्टेम्स दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि फ्लूट्स टाइप के बने हुए हैं, तो उनको हम स्टेम की डिफॉर्मिटी में लेके आते हैं। इसके अलावा रूटिंग पैटर्न हमारा ऐसा होता है कि किसी भी ट्री में टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स बनती हैं। तो टैप रूट जो होता है वो तो रेडिकल से जो मेन टैप रूट बनती है जो कि डेप्थ तक चली जाती है सॉइल में, उसे हम टैप रूट कहते हैं, और उससे लेटरल रूट्स वगैरह निकलती हैं। और एडवेंटिशियस रूट्स वो होती हैं जो कि टैप रूट से या मेन रूट से नहीं निकलती हैं, वो ट्री के किसी और पोर्शन से निकल जाती हैं। तो टैप रूट का तो मेन फंक्शन जैसे हम लोग जानते हैं कि भाई लेटरल रूट्स होती हैं, रूट हेयर्स होते हैं, वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो लेटरल और जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं वो कई टाइप की होती हैं। जैसे प्रॉप रूट्स होती हैं। प्रॉप रूट्स हम उन्हें कहते हैं जो कि ट्री के किसी पोर्शन से निकल जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बैनियन ट्री में जो ट्रीज से जो रूट्स निकल रही हैं, अराइज हो रही हैं, वो ब्रांचेस से जो रूट्स अराइज हो रही है उन्हें हम कहते हैं प्रॉप रूट्स। तो उसका जो एग्जाम्पल है बैनियन ट्री में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। उसके बाद अलावा स्टिल्ट रूट होती हैं। स्टिल्ट रूट जो है हमें यूजुअली जैसे साइकस वगैरह में दिखती हैं, उसमें क्या होता है कि ट्रंक से ही ब्रांचेस नीचे को निकलती हैं। इसके अलावा हमारा तीसरी होती है न्यूमेटोफोर्स होते हैं। न्यूमेटोफोर्स राइजोफोरा में ज़्यादा हमें जीनस में देखने को मिलते हैं। ये स्वैम्पी एरियाज़ में होते हैं और इनमें क्या होता है कि स्वैम्पी एरियाज़ में इनको ब्रीदिंग रूट्स भी कहते हैं। तो ब्रीथ लेने के लिए ये क्या होती हैं कि इनका जो प्रोजेक्शन है वो ऊपर को आ जाता है स्वैम्पी लैंड्स में, तो बहुत सारे प्रोजेक्शंस हमें दिखते हैं ऊपर को, तो ये न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। तो इसका जैसे मैंग्रोव्स वगैरह होते हैं, ये इसके अच्छे एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा पैरासिटिक रूट्स होती हैं। पैरासिटिक रूट्स वो होती हैं जो कि दूसरे अपने आसपास के पेड़ पौधों पे हॉस्टोरिया बनाती हैं और उससे न्यूट्रिशन ले लेती हैं, यानी कि डिपेंडेंट रहती हैं दूसरे पे। यानी जैसे इसका एग्जांपल है सैंडलवुड। सैंडलवुड के साथ ये कहा गया है कि इसके साथ अगर कोई स्पीशीज़ हम लगाते हैं तो वो जनरली सर्वाइव नहीं कर पाती है। मेरे भी कि इसका रीज़न यही रहता होगा कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो सैंडलवुड की जो रूट्स हैं, पैरासिटिक रूट्स, वो ले लेती हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपसे फॉरेस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।